जी मीन्स निकालो यार मैट्रिसेस। यस, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सिर्फ मेंस बचा था, मेंस वाली एक्सरसाइज डिस्कस करके बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से 3। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये लल्लू है एक्चुअली। हाँ, 13th 14th 15th 16th 17th। 17 नहीं हुआ? ये तो सेम टू सेम इसमें आया था, एडवांस के अंदर बताया था, वो 2 की पावर वाला था। तभी भी बोला था सेम रिपीटेड सवाल है, नहीं बता रहा, छोड़ देंगे। 18 नंबर वाले में वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला। अगर वो आता है तो उससे कर ले। हाँ, ओमेगा वाला। अच्छा, 17 है तुम्हारा। इसमें ये चीज यूज करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 बताया था पहले भी मैंने। और ये बोला था याद कर लेंगे, अगर ये सवाल अभी शीट में आ गए गलती से तो ये करने के लिए ये याद कर लेंगे। अगर ये याद है तो ठीक है, करें, अदरवाइज ना करें, है ना। इसको यूज कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज छोड़ दें, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा। पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है, तभी भी कहा था ये रिलेशन याद कर लो। तो जो लोग नहीं याद कर रहे हैं वो छोड़ दें, है ना। इसके बाद 17 के बाद 18, 19 एंड 20th। नोट्स कॉपी। रेस कौन सा? 21 रेस निकालेंगे। ट्वेंटी वन रेस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये दो क्वेश्चन। हाँ, मतलब लॉग वाले में तो लॉग का कॉन्सेप्ट अलग हटा दे तो एफएम का सवाल है, और छठा तो सीधे एफएम का क्वेश्चन है। 17 ए सॉरी 7th 8th और आखिरी में 9 10 11 11। हाँ, 9th। नहीं, एमओडी की शीट में S2 के अंदर था सवाल, है ना। तो जो लोग पहले शीटें बीटें नहीं करे वो ना करें, है ना। वो ना करें, वो उनके लिए कोई मतलब नहीं है सब सवाल करने का। पहले शीटें नहीं करी हुई है, छोड़ते जाए, है ना। नोट्स कॉपी। नेक्स्ट, प्रूव दैट
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वेक्टर की मदद से करना आता है, तो यहाँ पर हम यूजिंग वेक्टर्स लिख लेते हैं। ये ए बी सी एंड डी, इस पॉइंट को रेफरेंस के लिए ओरिजिन ले लेते हैं, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को ले लेते हैं ए वेक्टर, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को ले लेते हैं बी वेक्टर। तो कह रहा है कि प्रूव करो कि द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रापेजॉइड, ये नॉन पैरेलल साइड है, इसके मिड पॉइंट एम और एन, ये जो लाइन बनेगी, प्रूव करो कि ये लाइन जो है ये इन दो साइड जो पैरेलल साइड है उनके पैरेलल आएगी, यानी सी डी और ए बी के पैरेलल आएगी, और इसकी जो लेंथ होगी ये इनके सम का आधा होगा। मिड पॉइंट से ये बी वेक्टर बाई 2 हो जाएगा, ये ए है, इसका पता नहीं है, इसको कैसे निकाले, ये निकल जाएगा तो ये आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर पैरेलल दिख रहा है। लास्ट क्लास में जिन्होंने नोट्स पढ़े होंगे, पैरेलल वेक्टर के लिए कंडीशन लिखा था, हम लोग कह सकते हैं ए से बी की तरफ जाता हुआ वेक्टर इज पैरेलल टू डी से सी की तरफ जाता हुआ वेक्टर। हम ए बी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स डी सी वेक्टर लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर क्योंकि इसको रेफरेंस के लिए ओरिजिन लिया है, तो ए बी वेक्टर क्या हुआ, तो यहां से हम कह सकते हैं डी सी वेक्टर एक्चुअली हो गया लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। व्हाट इज डी सी वेक्टर, कल लिखा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू लैम्डा ए। पोजीशन वेक्टर आ गया सी का, इट इज इक्वल टू, ये टर्म इधर जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर कितना था बी, ये आ जाएगा बी प्लस लैम्डा ए, ये आ गया यहाँ से बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। ये क्योंकि मिड पॉइंट इन दोनों का, दिस प्लस दिस बाई 2 ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी प्लस लैम्डा ए प्लस ए बाई 2, ये आ गया एन, खत्म हो गया सवाल। एम आ गया, एन आ गया, एम एन वेक्टर लिख लेंगे। अब अगर ये वेक्टर इनके पैरेलल है तो क्या बनना चाहिए, लैम्डा टाइम्स कोई लैम्डा, मतलब जरूरी नहीं कि ये सेम लैम्डा, सम अदर स्केलर टाइम्स क्या बनना चाहिए, ए बी वेक्टर या फिर डी सी वेक्टर, कुछ भी बन जाना चाहिए। हम लिखते हैं यहाँ से एम एन वेक्टर, एम से एन की तरफ जाता हुआ वेक्टर एम एन वेक्टर, एम एन वेक्टर होगा इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि बी प्लस लैम्डा ए प्लस ए बाई 2 माइनस इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर बाय 2। तो देख सकते हैं बी वेक्टर बाई 2 कट जाएगा और यहाँ बचेगा लैम्डा प्लस 1 बाई 2 टाइम्स ए वेक्टर, हेंस प्रूव, क्योंकि ये स्केलर लिखा हुआ है, तो दिस इज सम स्केलर टाइम्स ए वेक्टर, some scalar times a vector, hence mn vector is parallel to कौन सा वेक्टर, ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर किसके पैरेलल, तो एम एन उसके भी पैरेलल हो जाएगा। पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट बोला है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो उनके सम का आधा है। एम एन वेक्टर ऐसे लिख दिया मैंने, या ऐसा करते हैं ऊपर वाले पे ही मॉड लगा के दिखा दें, वो ज्यादा आसान है। एम एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये तो स्केलर है, यहाँ से 1/2 तो बाहर ले लेता हूँ मैं, और ये अंदर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया लैम्डा ए प्लस ए, ऐसे क्या बन गया, ये हाफ लैम्डा ए क्या है, व्हाट इज लैम्डा ए, डीसी वेक्टर, तो ये डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। व्हाट इज ए वेक्टर, तो ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, इन दोनों का सम का आधा एम एन आ गया, हेंस प्रूव। फटाफट लिख लेंगे है ना।
हो गया। एओडी पढ़ाते वक्त दो फिगर का मीनिंग समझाया था, पिरामिड और प्रिज्म। क्या होता था पिरामिड? कौन हैंड रेस करके एक्सप्लेन कर सकता है? जैसे पिरामिड ये होता है और प्रिज्म ये होता है, एग्जांपल लेके। हाँ बताओ। किससे ज्वाइन कर दिया? हाँ हाँ, एजेस नहीं, वर्टाइसेस। वर्टाइसेस को, वो क्या होगा? पिरामिड। बेस कुछ भी ले सकते हैं अपन, हेक्सागन ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। ये तो हो गया पिरामिड। और प्रिज्म, कोई भी बेस ले लिया अपन ने। फिर वापस पता नहीं क्या बोल रहे हो। क्या होता प्रिज्म? हवा में ले लेंगे, साइड्स को नहीं, वर्टाइसेस को, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रिज्म बनेगा। एक फॉर्मूला था अपने शीट में, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। क्या था? पिरामिड का वॉल्यूम क्या था? 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। बिल्कुल सही। प्रिज्म का बेस इंटू हाइट। ये कमरे को देखे, ये प्रिज्म है पिरामिड? प्रिज्म है ये। क्यूबॉइड है ये। हाँ, क्यूबॉइड है ना ये। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या लिखते थे हम लोग, याद करो? एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी क्या हो गया? बेस का एरिया। और हाइट मतलब ये हाइट। वही तो यूज करते थे अपन, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड क्यों बोल रहा? ये क्यूबॉइड क्यों बोला मैंने इस कमरे को? हाँ, क्योंकि इसका बेस और हाइट, सारी एजेस बराबर नहीं है। क्यूब का बोल सकते थे। मतलब कोई भी समझदार बच्चे को दिख रहा होगा ये हाइट और वो जो सामने वाली छत की जो लेंथ है वो बराबर नहीं है, दिख रही होगी शायद, डिफरेंस दिख रहा होगा। ये शेप क्यूबॉइड है, और अगर क्यूब होता तो एल और बी और एच की तीनों की वैल्यू बराबर आ जाती। क्या मैं बोर्ड पे 3D फिगर बना पाऊंगा? है ना, वेक्टर 3D में प्रॉब्लम है, अब आप बना नहीं पाएंगे। इमेजिन कहाँ करना पड़ेगा? हाँ मतलब यहाँ कमरे में ही, बताया था मैंने पहले भी। इमेजिन यहाँ करना पड़ेगा। अब इमेजिनेशन के लिए पहली बार, क्यूब तो समझ में आ गया, क्यूब और क्यूबॉइड तो, प्रिज्म समझ में आ जाता है क्योंकि कमरे में बैठे हैं तो यहीं पर ही बच्चा देख लेता है। अब पहले एक प्रिज्म से ही चालू करता हूँ। ये ये कमरा हमारा, बैठ जाओ तुम दोनों भाई। ये कमरा हमारा क्या है? क्यूबॉइड है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ लिया होगा, तो तुमने आप बॉडी डायगोनल वर्ड सुना होगा और एक फेस डायगोनल वर्ड सुना होगा। तो इस कमरे में कितने बॉडी डायगोनल है? इससे इससे मेरे को ये विश्वास हो गया है कि सिर्फ मैं अकेला ही, मतलब ऐसा नहीं हो कि जो तुमको गधा मानता हूँ, केमिस्ट्री के टीचर भी तुमको गधा ही मानते हो। 4 बॉडी डायगोनल है इस कमरे में, है ना। 4 बॉडी डायगोनल है, जो 1 और 2 कह रहे हैं, मैं फिर बोलता नहीं तो वो बर्बाद केसेस है जिनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको कुछ भी मैथ्स में भी नहीं आता है, तो दिख ही रहा है। केमिस्ट्री भी नहीं आती है, तो जो बच्चा मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में गोल है, वो फिजिक्स तो पक्की बात है गोल हो। वो कोना, कोना कौन सा? अभी ऑनलाइन वालों को अपने कमरे में इमेजिन करना पड़ेगा, जिस कमरे में वो बैठे हैं, वो कमरा अगर क्यूब या क्यूबॉइड दोनों में से किसी भी शेप का है, तो उस कमरे में वो एक कोना पकड़े। कोना समझते हैं? कोना, कोना तो काफी इस्तेमाल भी किया होगा कभी भी, है ना। कोना मतलब जहां 3 दीवारें मिल रही है, 3 दीवारें मिल रही है, इसको अगर मैं मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ कर आया हूँ अभी भी, तो एक नाम दूं तो 3 प्लेन मिल रहे हैं। तो 3 दीवारें जहां मिल रही है, 3 प्लेन जहां मिल रहे हैं, वहां पर एक कोना बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा होगा, दिख रहा होगा शायद। ऐसे इस कमरे में कितने कोने मिले तुम्हें, जिस कमरे में तुम बैठे हो? कितने मिले? वेरी गुड। हम 8 मिल गए, शाबाश। अब 8 में से क्या करो, एक छत वाला कोना पकड़ो। पकड़ लिया?
छत समझते हैं, छत। हाँ वेरी गुड, हाँ छत। छत वाला कोना पकड़ा, उसको, जो छत वाला कोना पकड़ा है उसके एकदम सामने उसी छत पे एक और कोना दिखेगा तुम्हें डायगनली, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? हाँ, जिस छत का कोना पकड़ा डायगनली एक और कोना मिलेगा, वो कोना नहीं पकड़ना, उसी कोने पे सरकते सरकते नीचे आ जाना है। यानी कि जो बेस वाली दीवार और आजू बाजू वाली दीवार मिल रही है वो वाला कोना पकड़ना है। मिला वो कोना? हाँ वेरी गुड। अब क्या करेंगे, वो नीचे वाले कोने को ये ऊपर वाला जो छत का कोना पकड़ा था ना उससे क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये हमारा एक बॉडी डायगोनल बन गया। यहाँ पे हमारे 4 बॉडी डायगोनल कैसे बनेंगे, जो क्लास में बैठे हुए वो लोग अब सुन सकते हैं, बाकी ऑनलाइन वालों को मैंने समझा दिए। ये ऊपर वाला कोना दिख रहा है, इस कोने को उधर ऊपर वाले कोने नहीं, उसके जस्ट नीचे जो कोना आएगा उससे ज्वाइन किया, कितना मिल गया, एक। अभी तूने 8 कोने बनाए थे, ऐसे 2 कोनों को पकड़ करके एक डायगोनल बनाऊंगा तो 4 बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, ये कहलाते हैं बॉडी डायगोनल। शायद आ गया हो समझ में। और इस कमरे में कितने फेसेस हैं? ये कौन सा फेस है, FACE वाला फेस या PHASE वाला फेस? FACE वाला फेस। अरे नहीं, फेस 1 फेस 2 फेस 3 पढ़ते हैं तो PHASE वाला फेस होगा ना, ये तो यही तो होगा, नहीं होगा? फेस यानी FACE वाला फेस। अच्छा, PHASE वाला फेस नहीं होगा, तुम्हारा कौन सा फेस है? हाँ, हाँ तुम्हारे बैच का फेस 1 है, तुम्हारा थोड़ी फेस 1 है। तुम क्या कोई सर्किट थोड़ी है जो फेस 1 में फ्लो कर रहा है? इतने एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे, इतना वो करेंगे, है तुम फेस क्यों है? हाँ, तुम्हारा बैच जो है वो फेस 1 का, तुम थोड़ी फेस 1 के। बैच फेस 1 का, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली मतलब बातचीत में भी मतलब कमजोर है हम लोग, हाँ? तो हाँ, अरे वो तो केमिस्ट्री में आता है, पता चल गया ना, मैंने अभी सबसे पूछा बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, लोग कह रहे हैं एक होते हैं। मेरे को वही पता चल गया कितने लोग सॉन्ग है केमिस्ट्री के अंदर, इसीलिए तो बताना पड़ा मेरे को। यहाँ पर बैठे हुए मैक्सिमम लोगों ने बोला एक फेस डायगोनल है इस कमरे में, बताओ कितने शानदार इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, तो इस कमरे में कितने फेस हैं? मैं PHASE वाला फेस पूछ रहा हूँ, इस कमरे में कितने फेस है, PHASE वाला कितना फेस है? हाँ, हाँ तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो पता चलेगा जब तुम इसका बाहर का इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो खोल के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितने फेस आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 2 फेस आ रहे हैं इस कमरे में, एक तो आ रहा है नॉर्मल पंखे और लाइट के लिए, और एक फेस आ रहा है AC के लिए। AC के लिए अलग फेस लगता है घर में। तो ये तुम्हें मैंने भविष्य के लिए जानकारी दे दी, अगर तुम कभी ऐसी स्थिति में आओ कि घर बना सको तो तुम्हें तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं, AC हो गया, गीजर हो गया, है ना, माइक्रोवेव हो गया, अगर हम ये सब इस्तेमाल करें अपने बलबूते पे, ऐसा नहीं कि अपने पेरेंट्स का ही घर से उठा के ले आए, तो हमें फिर वहां पर 2 फेस की जरूरत पड़ती है। ये तो लाइट के फेस हो गए। अब हम आते हैं कि इस कमरे में कितने FACE यानी कि FAC कितने फेस है? 6। कैसे? आजू बाजू की 2 दीवारें, ऊपर नीचे की 2 दीवारें, सामने और पीछे की 2 दीवारें, तो ये कितने फेस हो गए? 6। इस सामने वाली दीवार को देखें, इस दीवार पे कितने डायगोनल है? ये 2 फेस डायगोनल है। कितने फेस बताए थे तुमने अभी? तो 6 × 2 करेंगे तो यानी कि एक कमरे में भले वो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, 12 फेस डायगोनल होते हैं और 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। मैथ्स के अंदर सवालों में अगर वर्ड क्यूब, क्यूबॉइड, और इसी कमरे को जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगल, इसी कमरे को अगर बेस को पैरेललोग्राम बना दिया जाए तो इसकी दीवारें ऐसे टिल्ट हो जाएंगी, ये बन जाएगा पैरेललोपाइप। यानी कि एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस क्या हो जाए, पैरेललोग्राम, तो हवा में भी पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा और फिर उसको ज्वाइन करके बनाएंगे तो क्या बनेगा, पैरेललोपाइप। क्या कहते हैं? पैरेललोपाइप।
तो भले वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो या पैरेललोपाइड हो, उसमें हमेशा 4 वर्डी डायगोनल होंगे और 6 इंटू 2 यानी 12 फेस डायगोनल होंगे। अब गणित के सवालों में कभी भी अगर इन तीनों बॉडी डायगोनल्स के बारे में बोले या फिर डायगोनल के बारे में बोले, इट इज ऑटोमेटिकली ऑलवेज टेकन एज बॉडी डायगोनल। जब तक कि सवाल में एक्सप्लिसिटली फेस डायगोनल वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, हमें हमेशा डायगोनल वर्ड जरूरी इन फोटो में इस्तेमाल होगा। मैथ्स के अंदर हमें हमेशा क्या मानना है? बॉडी डायगोनल ही मानना है। कुछ समझ में आया क्या? 6 अलग अलग बॉडी कलर वाले पेन दिख चाहिए मुझे। एक तो मुझे ग्रीन, ब्लैक और ब्लू दिख रहा है, एक मुझे व्हाइट दिख रहा है, ये व्हाइट, और मुझे एक यहाँ पर एक बच्चा लगेगा यहाँ पर साथ में सपोर्ट करने के लिए। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग कलर की बॉडी के कलर अलग चाहिए। हाँ वो देख, एक व्हाइट कलर है, हाँ ये देख, ये उठाया ऐसे दो, एक लाल दे, ये ब्लैक हो गया, एक ब्लू दे, ये हो गया, एक पिंक दे दे, ये वाला, ये हो गया, और एक कौन सा बचा? भाई पर्पल, बस ऐसे है ना। अब एक जना कोई आ जाए यहाँ पर, सामने आओ सर, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा फेस भी यहाँ से डिसाइड करेंगे। इन 3 पेन को पकड़ के ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो? बना, जरा देखेंगे कैसे बनाओगे। तो सीधे खड़े होना है ना, हाँ ऐसे, और ऊपर बनाना थोड़ा सा ऊपर। एक बार इसका फ्रंट व्यू दिखा दो लोगों को, फ्रंट व्यू, यस। वो आजकल होता है ना, नया मोबाइल लॉन्च होता है तो 3D व्यू होता है, उस पर क्लिक करो तो यूं ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। दिखा जरा, एक बार घुमा के देखो जरा, 3D व्यू पूरा घुमा 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 घुमा, पूरा दिखाओ सबको, है ना? क्या लोगों को ट्रायंगल दिख रहा है क्या बनते हुए? ऑनलाइन वालों को ट्रायंगल दिख रहा है क्या? अरे हाथ कांप रहे हैं इसके, चोरे कितनी देर हो गई। दिख रहा है? ये ट्रायंगल के एजेस का कलर बताओ चलो फटाफट, कौन कौन सा कलर दिख रहा था लोगों को? हाँ थोड़ा ऊपर कर, हाँ यस, पिंक वेरी गुड, एक कलर ब्लू वेरी गुड, एंड पर्पल, क्या बात है, वेरी गुड, सबको सब दिख रहा है, इसका मतलब बिंदास, क्या बात है, अच्छा काम करते हो, वेरी गुड, गुड वर्क। अब आप इसे इसको इसकी धरती पे ले आओ, उसको एकदम आराम से। ये हो गया हमारा बेस। देखो आराम से, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, करंट नहीं आएगा, ठीक है? तुम्हारा फेस और इसका फेस बिल्कुल सेम है, ओवरफ्लो नहीं होगा। ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है। अब हवा में हमने एक पॉइंट लिया और इसके तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया, ये क्या बना? पिरामिड है, प्रिज्म, पिरामिड। और ये पिरामिड का बेस क्या है? तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। हम बाई चांस कभी गलती से छोटे में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में होंगे तो कभी स्टेशनर की दुकान पे गए होंगे, तो वहां पे हमें एक क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट कांच शेप में पिरामिड पड़ा हुआ दिखा होगा इस तरह का। तो पेपर वेट के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। कई बार हम जल्दी छोटे रहते हैं तो जिद्दी करके पापा पापा वो मेरे को दिला दो पापा, तो कई बार हम घर पे ले भी आते थे, फिर खेलते रहते थे, गिर जाता था, टूट जाता था ऊपर से उसका कोना। कोई बात नहीं, हाँ होता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक पॉइंट लेने वाला हूँ और उसको इससे ज्वाइन करने वाला हूँ। अब दिव्य दृष्टि इस्तेमाल करिए जिनके पास है। ये रहा एक पॉइंट, और इसको इधर से ज्वाइन कर दिया। देखो हवा में टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है क्या? ऑनलाइन वालों को टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है क्या? हवा में एक पॉइंट लेकर के इस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। हवा में पॉइंट लेना, हवा में। क्या बात है, वेरी गुड, ये बढ़िया यार एकदम, मतलब परफॉर्मेंस खतरनाक है तुम्हारा एकदम, मतलब। हाँ ताली बजाओ इसके लिए एक बार। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब जाएगा, रैगिंग वैगिंग हुई ना थोड़ी सी, तो ऐसे स्टैचू बना देंगे, तो फिर आगे चुपचाप गुदगुदी करेंगे, तो बोले हिलना मत। गुदगुदी होती है तुम्हें? नहीं होती? फिर तो बढ़िया है, किस्मत अच्छी है। मतलब ये बताना मत उनको पहले लेकिन। हाँ उनको बोल मत देना गुदगुदी नहीं होती, नहीं तो फिर वो कुछ और करवा लेंगे। हाँ उनको बोला हाँ होती है, और फिर उनको बोला करके दिखाओ, और तुम्हें तो होगी नहीं, तो बस तुम चुपचाप बैठे रहोगे। ठीक है चलो। अब ये हवा में एक पॉइंट है, इसको इससे इससे और इससे ज्वाइन किया गया। ध्यान से सुनना सवाल, कितने ट्रायंगल के फेसेस नजर आए? 4 दिख गए?
हाँ बिल्कुल 4। एक इस वाले पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इधर एक ट्रायंगल दिखेगा, एक नीचे थाई सही, एक इधर इसको ज्वाइन करेंगे तो इधर एक ट्रायंगल दिखेगा, और एक इधर जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरफ एक ट्रायंगल आएगा। कितने हो गए? 4। अब ध्यान से देखेंगे ये वाला, ये ऐसे ऊपर वाले पॉइंट है हवा में, उसको इससे ज्वाइन किया ऐसे, क्या ये और ये कभी मिल पाएंगे? हाँ, क्या ये पैरेलल है? अगर हमने पढ़ा था पैरेलल नहीं होते तो हम कहते हैं इंटरसेक्ट करना चाहिए, वो 2D में होता था। 3D में हमें ऐसे भी लाइन मिलेंगे जो ना पैरेलल होंगे ना इंटरसेक्टिंग होंगे, ऐसे ये इंटरसेक्टिंग, ये इसे कहते हैं स्क्यू, जिसे कहते हैं स्क्यू। एनीवेज, तो यानी कि ऐसे जब ऊपर वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, दिख रहा होगा, हाँ, ऐसे ज्वाइन किया, दिख रहा है ये, तो ये इसके साथ क्या है? स्क्यू। ये कहलाती है अपोजिट एजेस। दिख रही है तुमको ये क्या कहलाएंगे? तो टेट्राहेड्रॉन में अपोजिट एजेस क्या होंगी? स्क्यू। तो ऐसी कितनी एजेस मिल जाएंगी? 3। एक पर्पल और व्हाइट, और सोचिए यहाँ पे होता तो पिंक और व्हाइट, और सोचिए यहाँ होता तो व्हाइट और ब्लू। नहीं समझ में आया होगा। अब ये सुनते रहना क्योंकि बार बार नहीं होगा, एक बार हो रहा है, एक बार ही है ना। ये ट्रायंगल का कोई सेंट्रोइड होगा, और ट्रायंगल का सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। याद दिला दूं कि मीडियन पे ही लाई करता है, और वर्टेक्स से जहां पर वो सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट करता है मिड पॉइंट पे, वो सेंट्रोइड उसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस ट्रायंगल का क्या लिया? सेंट्रोइड। और अब ध्यान से देखेंगे ये टेट्राहेड्रॉन बन गया। दिख रहा है क्या सबको? अब इस वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड पकड़ा था, उसको एकदम सामने जो ऊपर वाला पॉइंट आया है, जो सामने बचा हुआ चौथा पॉइंट है, कितने वर्टेक्सेस होंगे? 4। तो जो ये ट्रायंगल लिया वो 3 वर्टेक्स यूज हो गए, उसका क्या लिया? सेंट्रोइड। और बचे हुए चौथे वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स कहां पर है? ये रहा ऊपर, जहां पे ये व्हाइट, ग्रीन और ये ब्लैक कलर का पेन मिल रहा है। इस वाले पॉइंट को इस सेंट्रोइड से क्या करेंगे? ज्वाइन। और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जब ज्वाइन करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा जो इस वाले वर्टेक्स को सामने वाले ट्रायंगल के किससे ज्वाइन कर रहा है? सेंट्रोइड से। और उसको डिवाइड करा होगा 3:1 में। किससे? 3:1 में। और ये वाला पॉइंट जो हवा में आने वाला, यहाँ पे आएगा ये 3:1 वाला पॉइंट, ये इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड या सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सेंटर या सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक यही ट्रायंगल के लिए बात कह सकते हैं, सामने देखेंगे। एक आखिरी चीज और बोल देता हूँ। कोई बच्चा बोले सर मैं ये वाला ट्रायंगल ना लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। सेम काम करो, इसका सेंट्रोइड निकालो, और बचा हुआ वर्टेक्स अब ये वाला होगा, इसको इस सेंट्रोइड से ज्वाइन कर दो। और किस रेशियो में? उधर से 3:1 में। कहां से? चौथे वर्टेक्स से 3:1 में। फिर से तुम्हें वही पॉइंट मिलेगा जो कि सेंट्रोइड का। नहीं समझ में होगा। दूसरी ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने स्क्यू लाइन समझाई है। यहाँ पे कितनी बनेंगी पेयर वाइज? 3। ये वाला किसके साथ स्क्यू है? इसके साथ। दिख रहा है? अब इस वाले का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये भी लाइन कहां से पास करेगी? सेंट्रोइड से। कहां से पास करेगी? ये भी सेंट्रोइड से। और वो सेंट्रोइड इस वाले जो स्क्यू लाइंस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसका भी वो मिड पॉइंट ही आता है। अभी मैथमेटिकली दिखा दूंगा, नहीं समझ में आया होगा। तो 3 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये फिगर क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रॉन। इसको रेगुलर वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स और सारे एंगल बराबर हो जाए, यानी कि सारे जो ट्रायंगुलर फेसेस है वो सब इक्विलेटरल होंगे, तो ये रेगुलर बन जाएगा। अभी हम रेगुलर की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम इररेगुलर की बात करें। जरूरी नहीं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सबकी एजेस बराबर है। पहला बात, ये टेट्राहेड्रॉन है, इसमें अपोजिट एजेस पिंक और ब्लैक स्क्यू है, ना ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्टिंग है। ये व्हाइट और पर्पल स्क्यू है, ये ग्रीन और ये ब्लू स्क्यू है। इन स्क्यू लाइंस के मिड पॉइंट को, यानी ये जो स्क्यू लेंथ अपनी निकाली, ये जो वर्टेक्स से मिलने वाली है, इसके मिड पॉइंट को सामने वाले मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो उसका मिड पॉइंट
सेंट्रॉइड आएगा या सेंटर आएगा टेट्राहेड्रॉन का। सेंटर कैसे निकाला जाएगा? एक कोई भी ट्रायंगल पकड़ेंगे, उसका क्या निकालेंगे? सेंट्रॉइड, उसको बचे हुए वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे और उसको किस रेशो में? 3:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट हमारा सेंटर या सेंट्रॉइड होता है। आ गया समझ में? हेडिंग डालेंगे टेट्राहेड्रॉन। तुम्हें समझ में आया? तुम बस हाँ, सेंटर या ए टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। इट इज अ पिरामिड tetrahedron. It is a pyramid. It is a pyramid. It is a pyramid whose base is triangle. It is a pyramid whose base is triangle. It is a pyramid whose base is triangle. और जो फोटो मैंने अभी सामने पेन से बना के दिखाया, ये बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है। बोर्ड पे कैसे बनाया जाएगा तो देख लेंगे। ये हवा वाला पॉइंट है, ये हो गया ए बी सी, और ये कौन हो गया? हवा वाला पॉइंट बी। ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। ये हो गया, मान लेते हैं ए वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, सी का सी है और डी का डी है। अभी जो मैंने फोटो समझाया था वो यहाँ पे अभी इमेजिन होगा जब ध्यान से भी सुना होगा, अदरवाइज मैं जो बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, सबको लगेगा यार ये कैसे हो सकता है। तो सामने देखेंगे ये ए बी के कौन सा वाला लाइन स्क्यू होगा? वेरी गुड, सी डी। इस बी सी के ए डी, और इस बी डी के ए सी। अब एक गधे बच्चे को क्या लगेगा, ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो 2D में देख रहा है, अभी उसने ध्यान नहीं दिया। ये हवा वाला पॉइंट है, हवा वाला। तो हमें पता चल चुका है वेरी गुड स्क्यू क्या है। अच्छा, हम लोग सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं इसका। ये जी है। जी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। व्हाट इज जी? जी इज द सेंट्रॉइड। अभी लिखना नहीं है। जी स्मॉल जी कौन है? सेंट्रॉइड। मैंने कहा कोई भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ले लेंगे। मैं एबीसी का ले रहा हूं। हम घर पे आके 4 ट्रायंगल है ना, एक कोई भी और दूसरा पकड़ लेना। इस पॉइंट को किससे ज्वाइन करूंगा मैं? हाँ, इससे। और उधर से इधर आते हुए किस रेशियो में? हाँ, 3:1। ये कैपिटल जी किस रेशियो में? 3:1। तो ये पॉइंट जो मिलेगा हमें वो कौन होगा? इस टेट्राहेड्रॉन का सेंटर या सेंट्रॉइड कहलाए। ये है असल में। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी कितना होगा? पिछली क्लास में लिखाया था नोट्स में, अपॉन 3। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके ऊपर। लगाओ 3 × जी का पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान से देखें तो 3 और 3 कट जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल जी, दैट इज सेंटर और सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। हेड्रॉन कौन सा टेट्राहेड्रॉन? ए बी सी डी। कितना आ गया देखना। 3 × दिस मल्टीप्लाई करोगे, +1 × डी करोगे, अपॉन क्या करोगे? 3+1। ये आने वाला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। यानी कि एक तरीके से अगर मोटा मोटा समझे तो क्या हुआ, ये चारों वर्टेक्स को जोड़ो, उनके पोजीशन वेक्टर को जोड़ो और डिवाइड बाय 4 कर देंगे। सेंट्रॉइड में ट्रायंगल प्लेनर फिगर में क्या करते थे? डिवाइड बाय 3 करते थे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 वर्टेक्स हो गई, तो चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लेके जोड़ना है और डिवाइड बाय 4 कर देना। उस समय क्या मिल जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। नहीं समझ में आया होगा? तो इस सामने देखेंगे इसका मिड पॉइंट क्या होगा?
ये होगा, जिनको आए समझ में, है ना, अभी समझाया तो था ही। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 2 होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं m कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं n कह देता हूँ। इस पॉइंट को m और n कह दिया। इसको ज्वाइन करके देखो मिड पॉइंट क्या है इसका, और इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? यही आएगा। यानी कि जो हमने स्क्यू फेसेस एजेस पकड़े थे, स्क्यू वाले एजेस, उनके मिड पॉइंट्स लिए हमने। इसका स्क्यू यही होगा ना। तो हमने इसका क्या लिया? मिड पॉइंट। इसका भी क्या लिया? मिड पॉइंट। ज्वाइन किया। ये कहां से पास कर रहा है? सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन से। और ये पॉइंट इस वाली लाइन को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ये देख सकते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? बराबर। अब देख सकते हैं ये बाकी सारे स्क्यू एजेस के लिए हो रहा होगा। इसका मिड पॉइंट सोचो क्या है? और इसके स्क्यू कौन सा एज? इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये c प्लस डी बाई टू है, ये a प्लस डी बाई टू है। नहीं आएगा। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट। नहीं समझ में आएगा। कुछ लोग टेट्राहेड्रॉन को ऐसा ना बना के, कुछ लोग फोटो ऐसा बनाते हैं। मैंने हवा वाले पॉइंट को यहाँ दिखाया, वो लोग यहाँ दिखा देते। ये भी सही है। कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ट्रायंगल ऐसे बनाया, हवा वाला पॉइंट अब यहाँ ले लिया। तो कुछ लोग ले, ये भी टेट्राहेड्रॉन है, ये भी है और वो भी है। जैसा जिसको अच्छा लगता है वो अपने अपने हिसाब से फोटो बना सकता है। ये जिसने इसको टेट्राहेड्रॉन माना, सही सोच रहा है, तो आंसर इससे भी वही आएगा जब निकाल। तो 3 पॉपुलर कॉपी में बनाने वाले टेट्राहेड्रॉन के फिगर ये हैं। इसके अलावा चौथा और कोई नहीं होता है। 3 ही होते हैं। जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा कॉपी कर लेंगे। और ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखना। इसके नीचे एक नोट भी आएगा, वो तुम यहां तक लिख लो, फिर मैं लिखाता हूँ। तो दूसरा, ये बिल्कुल ना भूलें कि ये रेशो कितना होता है। 3:1, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 कहाँ से है, 1 कहाँ पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा कर देंगे तो बिल्कुल गलत आंसर आएगा।
हो गया? तो नोट में लिखेंगे नीचे द लाइंस the lines joining the vertices of tetrahedron, the line joining the vertices of tetrahedron to the centroids of the opposite faces. The lines joining the vertices of a tetrahedron to the centroids of the opposite faces are concurrent. Are concurrent. अभी समझाया, कोई भी ट्राइंगल का क्या ले ले, सेंट्रॉइड, और उसको बचे हुए चौथे वर्टेक्स से ज्वाइन कर दे, और 3:1 में अपने को एक पॉइंट मिलेगा जो कहलाएगा सेंटर या सेंट्रॉइड उस टेट्राहेड्रन का. The line joining the vertices of tetrahedron to the centroids of the opposite faces. मतलब मैं तो यहाँ इन क्लास में जब ये एक लाइन डिक्टेट करता हूँ ना, नोट्स में कोई नोट लिखाने के लिए, तब मैं देखता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल स्पीड में बोल रहा हूँ और 2 से 3 बार कई बार रिपीट भी कर रहा हूँ. तो भी मैं देखता हूँ कुछ लोग बाजू वाले की कॉपी में ही देख करके लिख रहे होते हैं. इससे पता चलता है एक बच्चे की कैपेबिलिटी लेवल कितना है, कि वो इतना सा काम नहीं कर सकता है. 12वीं क्लास में बैठा हुआ है, 12वीं भी खत्म होने वाली, 2 चैप्टर बच गए बस अब वेक्टर के बाद. उस बच्चे में इतनी क्षमता नहीं है कि वो टीचर जो बोल रहा है वो खुद के अपने बलबूते पे अपनी कॉपी में लिख ले. बाजू वाले की कॉपी में देखना पड़ रहा है उस बच्चे को. 70% बच्चे बाजू वाले की कॉपी में देख रहे हैं. The line joining the vertices of tetrahedron to the centroids of the opposite faces are concurrent, and this point of concurrency is called center of tetrahedron. Center of tetrahedron. Full stop. Second point. In tetrahedron, straight lines joining the midpoint of each pair of opposite edges. Straight lines joining the midpoints of each pair of opposite edges are also concurrent. At the center of the tetrahedron. At the center of the tetrahedron. तो मैं फिर याद दिला दूं, ये अपोजिट एजेस को क्या बोलेंगे हम? दे आर स्क्यू बिकॉज दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. जो भी लाइन 3D स्पेस में ऐसी होती है जिनको स्क्यू बोला जा रहा है, वो 3D में ही बोला जाएगा, प्लेन में कभी नहीं हो पाएगी. क्योंकि जब मैं बोर्ड पे 2 लाइन बनाऊंगा, तो बोर्ड पे कोई भी 2 लाइन बनाऊंगा तो पक्का या तो इंटरसेक्ट कर जाएगी या पैरेलल होगी, क्योंकि बोर्ड एक प्लेनर फिगर. जब मैं हवा में बात करूंगा 3D स्पेस में, तो हमें ऐसी लाइंस भी मिलेंगी जो कि स्क्यू है, क्योंकि वो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है. अभी बना करके बताया है, इस फोटो में समझाया है. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पैरेललोपाइड. 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 अभी अभी बताया था पैरेललोपाइड क्या होता है. क्या होता है? हाँ, इट इज अ, हाँ, इट इज अ प्रिज्म. लिखो, उस बेस इज पैरेललोग्राम. इट इज अ प्रिज्म whose base is parallelogram.
देखिए अभी सीक्रेट कैमरा है क्या ये क्या है? देखा तो देखा, गजब यार, एकदम एकदम हाई टेक गैजेट लग रहा है एकदम। क्या होता है ये? कैसे यूज करते हैं देखो जरा, कैसे यूज करते हैं? हो, ये सब जमाने में चल रहा है क्या? गजब यार, ऐसा लग रहा है कोई हाई टेक गैजेट हो या फिर, नहीं लग रहा? हाँ, बहुत पहले से है। मुझे तो पता ही नहीं था यार, कुछ भी नहीं पता है हम लोगों को, सारा मास्टर आता है पढ़ाने आता है बस, उसको कुछ नहीं पता है सारा दुनिया में क्या चल रहा है। इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं साला, है खतरनाक। देखने वाले को सामने लगे लगे पता नहीं हाई टेक गैजेट है कोई, और पता चला साला कि टेप है। गजब। तो हमारे पास अलग कलर का है ये ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है कोई मशीन है अंदर। देखो क्या हाई टेक। और किसी का तुम्हारे पास भी है? नहीं? गजब। खैर इधर आते हैं। अरे बस हम मास्टरों को यही आता है बस। पहलो पाइप। तो इट इज अ प्रिज्म बेसिस पैरेललोग्राम। अभी बनाते हैं कैसे बोर्ड पे, ये सीख लेंगे है ना, क्योंकि इसको बनाने में काफी लोगों को तकलीफ होती है बोर्ड पे। मतलब अपनी कॉपी पे बनाएंगे हम, तो बोर्ड पे कहाँ बनाएंगे। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे सबसे पहले। पैरेललोग्राम समझते हैं? नहीं समझते? हाँ, तो एक क्या बनाएंगे पहले? हाँ, हाँ, लल्लाग्राम बनाएंगे सबसे पहले। अभी यहाँ पे एक मिड पॉइंट पे एक पॉइंट ले लेंगे, सेंटर पे। नहीं लेंगे? ले लेंगे। अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और एक और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे ऐसे। कर दिया। अब कुछ नहीं करेंगे, बहुत आराम से। जो जो कोना साथ साथ दिख रहा है, इस कोने को इससे ज्वाइन करेंगे, इस कोने को इससे ज्वाइन करेंगे, इस कोने को इससे ज्वाइन करेंगे, और इस कोने को इससे ज्वाइन करेंगे। ये आपका क्या बन गया? पैरेलल पाइप बन गया। आ गया समझ में? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोग रेफरेंस के लिए इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं। हर बार तो नहीं होगा ऐसा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अभी ले लेते हैं, बाद में फिर इसको जनरलाइज भी कर देंगे आगे। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, और इसका पोजीशन वेक्टर ए है। वो ध्यान से सुन लेना, रिपीट नहीं करूंगा ना, क्योंकि इस पे काफी सारे सवाल आते हैं टेट्राहेड्रॉन और इस पे पैरेलल पाइप पे। तो जो बच्चे लिखने में बिजी हैं, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी बाद में आके मेरे से पूछेंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, ध्यान रख लेना। ये ए हो गया, तो ये वेक्टर कितना हो गया? ओए वेक्टर। तो ओए वेक्टर तो ए ही होगा, क्योंकि हमने इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया। और ये नहीं होता, मान लो ये कुछ और होता, लिख देते इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका ये ओ भी वेक्टर हो गया, ये ओसी हो गया। अभी मैंने इस कमरे से समझाया था पैरेलल पाइप का मतलब क्या है। तो हम तो पैरेलल पाइप को जब सोच रहे हैं, तो हम इस कमरे को भी सोच करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कमरा हमारा जो है वो क्यूबॉइड है, इसी की दीवारों को हल्का से क्या कर दें, टिल्ट, पैरेलल पाइप बन जाएगा। तो हम लोग पूरा काम कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें, तो ये डायगोनल, इस वाले का डायगोनल फेस डायगोनल कहलाएगा। तो इसका फेस डायगोनल क्या होगा? यहाँ से आ जाने वाला, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका जो डायगोनल होगा, फेस डायगोनल, वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ कुछ भी है, लेट्स से ये कुछ ई है, ये कुछ एफ है, और ये कुछ मान लेते हैं ई एफ क्या ना चाहिए, जी। ठीक है, जी ले लेते हैं, है ना। अब कई लोगों के लिए जी फिक्स हो जाता है सेंटर, तो वो अपना जाने, है ना, कोई बात नहीं, उनको जो लगता है। तो हमारे लिए ये जो एक पैरेललोग्राम है, इसके लिए एक फेस डायगोनल बनेगा, तो इसको लिख सकता हूं मैं सीधे सीधे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बनेगा जो। इसी तरह से ये भी एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो गया। इसी तरह से ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाला वेक्टर जो हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। शायद समझ में आया हो। अब ये पॉइंट को अगर मैं पी वर्ड नाम दे दूं, मैं बोल लूं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर ओपी हो जाएगा बॉडी डायगोनल। तो अभी बताया था 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, उस 4 फोटो में यहाँ पर तो दिख गए, यहाँ नहीं दिखते लोगों को। एक होगा ओपी, एक होगा बीजी,
एक होगा सीई, एक होगा एएफ, ये 4 बॉडी डायग्राम। और जैसे मैंने अभी कहा, मैथ्स के अंदर आईआईटी जेई मेंस अगर आपको वर्ड डायगनल इस्तेमाल हो रहा है क्यूब, क्यूबॉइड, पैरेललोपाइप में, तो आपको उसको बॉडी डायगनल ही लेना है। जब तक कि वो फेस डायगनल वर्ड इस्तेमाल ना करे, हम फेस डायगनल नहीं लेते। आगे समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया ना? अब मैं यहाँ पर एक लाइन जोड़ देता हूँ कि यहाँ पर अभी 14 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें ये जीआईएफ मेंशन नहीं था। हमने साफ साफ कहा था कि जब तक मेंशन ना हो मत मानना। याद होगा लोगों को, एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पे, उसमें नहीं लिखा था, तो उसमें जीरो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होने चाहिए, बट उसमें 2 आंसर दे दिए गए, 0 और 8 दिए ना 2 आंसर। अब तुम बताओ सही आंसर क्या होना चाहिए? 0 ही होगा, क्योंकि उसमें जेएफ मेंशन नहीं है, तो हम जेएफ नहीं लेंगे। आईआईटी जेई में बहुत पहले एक बार ऐसा आया था क्वेश्चन जिसमें करली ब्रैकेट वर्ड इस्तेमाल हुआ, बच्चे ने फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, उसने नहीं लिखा था, तो उसने नॉर्मल ब्रैकेट माना करली ब्रैकेट को, जो करली ब्रैकेट नहीं लिख करके दिया उसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नॉर्मल ब्रैकेट की तरह जो आंसर आएगा आईआईटी वही माना। आ रही बात समझ में? अब सर यहाँ पर 2 आंसर क्यों दे दिए? मैं तो यहाँ पर दे दिए तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, है ना, वो मेरे डिसिप्लिन के बाहर है वो चीज मेरे, सीधी सी बात है। मैं अभी भी ये कहता हूँ उसका आंसर क्या होगा, 0 ही राइट है। वो 8 क्यों दे दिया? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने अपने आप अज्यूम कर लिया वो क्या है, जी है। फिर इसका मतलब ही क्या हुआ कि जब बच्चों को पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि जब तक मेंशन ना हो तब तक आपको नहीं मानना। तो आई डिसएग्री विद दैट, 8 आंसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी भी मैं बोलता हूँ आंसर उसका क्या होना चाहिए, 0। इसी तरह से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आईआईटी जेई के अंदर ये फोल्डर के अंदर अगर क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, डायगोनल वेक्टर, हमको कौन सा डायगोनल मानना है? बॉडी डायगोनल ही मानना है, क्योंकि जेई यही मानता है। आगे बात समझ में, मैंने क्या बोला? हाँ। ये एक बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा है, सर ये 2 आंसर कैसे हो सकते हैं? अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है क्या? तेरे को मानना है तो मान, नहीं तो भाड़ में जा। मेरे को जो आता है, जो मैंने पढ़ाया, वो परफेक्टली ऑल राइट है, 100% कह सकता हूँ। जेई के पेपर को उठा करके देख लोगे तो। मेरे से इस बारे में बहस मत करा करो कि सर आंसर की मैं दे दिया, 2 आंसर कैसे हो सकते? अगली बार से मत करना, उसको तो सुना दिया अच्छे से मैंने। और ये भी बोला भी इसीलिए, अगली बार से कोई बोलना मत मेरे को आंसर की चेंज हुई, सर ये क्यों कर दिया, वो क्यों नहीं किया। अगली बार से बोलना मत मेरे को, है ना? बात करनी है जाकर के, यहाँ पर जाकर के बात करो जहां से आंसर की चेंज होता होगा। यहाँ पर हम लोग बॉडी डायगोनल निकालने वाले हैं। बॉडी डायगोनल क्या होगा यहाँ से? ओपी, फिर क्या होगा? बीजी, एक होगा सीई, और एक होगा एएफ। तो यहाँ पर हम लोग अगर ओपी निकालें तो ओपी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख लेना। इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ये क्या बन गया? ओजी। ये यहां से बन गया जीपी, और ये हो गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों का सम। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ओपी वेक्टर इज एक्चुअली ओजी वेक्टर प्लस जीपी वेक्टर। आ गया समझ में? व्हाट इज ओपी वेक्टर? इन दोनों का रिजल्टेंट। व्हाट इज ओजी वेक्टर? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखना ये समझ में नहीं आएगा लोगों को, हम छोड़ देंगे। ये वेक्टर है जीपी, इसको ध्यान से देखें, इस वेक्टर को ध्यान से देखें, तो ये इसके पैरेलल है, और क्योंकि ये पैरेलल पाइप है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी। हम लोग ये कह सकते हैं इस वेक्टर को हम लोग उठा करके यहाँ रख देंगे, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक्चुअली बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज भी बराबर है। हम कह सकते हैं ये बी है तो ये भी बी है, ये आ गया बी वेक्टर। फाइनली क्या मिल गया मुझे? ओपी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना समझ में? अब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे तुम बॉडी डायगोनल निकाल लो, कितने? चारों निकाल लो। जैसे अभी मैंने ट्राइंगल समझा था, एक फेस का सेंट्रोइड लिया और बचे हुए से उसको क्या कर दिया, ज्वाइन, फिर उसको 3:1 में डिवाइड कर दिया। नहीं आया समझ में? अब मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी बॉडी डायगोनल बनेंगे, जितने भी, कितने बनेंगे, इन सबका मिड पॉइंट निकालेंगे, सेम आएगा। और ये जो मिड पॉइंट इनका आता है, ये मिड पॉइंट, ये हमारा कहलाता है इसका सेंटर। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर ओपी वेक्टर ये है, व्हाट इज ओ ओ डैश वेक्टर? तो ओ ओ डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2 हो गया। नहीं आया समझ? तो फिर मैं बोल दूं ये बॉडी डायगोनल का क्या है, मिड पॉइंट। कितने बॉडी डायगोनल, सबका मिड पॉइंट सेम आएगा और उनका पोजीशन वेक्टर ये नहीं आएगा। ये क्या है, ये ओ को ओ डैश से ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। क्योंकि हमने ओ को क्या लिया, इसलिए ये गलती से क्या नजर आ रहा है, पोजीशन वेक्टर। नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग इसको ऐसे याद ही नहीं करेंगे। मैं स्ट्रिक्टली मना करूंगा, मैं बोलूंगा इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर जनरल पॉइंट अदर देन ओरिजिन से कोई पॉइंट क्यू ले लिया मैंने। यानी कि मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि मैं इस ओ को ओरिजिन ना लूं और क्या ले लूं, एक जनरल पॉइंट क्यू ले लूं। क्या ले लूं मैं, जनरल पॉइंट क्यू। तो मैं फिर बोल रहा हूं मैंने ओरिजिन को किससे रिप्लेस कर दिया है, क्यू से। जिनको समझ में नहीं आया छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। इस ओ की जगह क्या लिख दिया मैंने, तो ये मेरे को मिलेगा क्यू ओ डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मतलब यहाँ क्या था, अबे गधो, ये था ना इसका मतलब। तो फिर गधा बच्चा क्या करेगा, इस फॉर्मूले को देखेगा, वो तो फॉलो करेगा नहीं, क्या मान लेगा ए को पोजीशन वेक्टर। ए पोजीशन वेक्टर नहीं है एक्चुअली, ए क्यू बन गया पोजीशन वेक्टर क्योंकि ओ ओरिजिन ले लिया था आपने। तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ है इस तरह से इसको मतलब एक्सप्लेन करना। तो इसलिए मैं यहाँ पर बच्चे को स्ट्रिक्टली मना करता हूँ, ये याद ही मत करूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो याद करो। क्या लिखेंगे आप इसकी जगह, क्यू ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर और क्यू सी वेक्टर बाय 2, ये याद करो। और व्हाट इज दिस ओ डैश, ओ डैश इज द सेंटर ऑफ द पैरेलल पाइप। जो पैरेलल पाइप बना है उसका ये क्या है, सेंटर। नहीं समझ में आया होगा? अब ध्यान से देखेंगे एक और बात अगर समझ में आए तो, क्यू ए क्यू बी क्यू सी, ध्यान से देखेंगे क्यू क्या कर रहा है, ये है क्यू। तो अगर ये ओ नहीं होता तो क्या होता, क्यू होता। तो अगर ओ है ओरिजिन तो ये जो वेक्टर था, ये जो वेक्टर था, ये जो वेक्टर था वो ओरिजिन के रेफरेंस में लिखा गया। अगर ये क्यू होता तो ये किसके रेफरेंस में लिखा होता, तो ये वेक्टर पूरा क्या लिखते हैं अपन लोग, क्यू ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ऐसे लिखते हैं। तो ध्यान से देखें तो ये यहां से कितने एजेस निकल रही है इस पैरेलल पाइप की, कौन कौन सी, एक दो तीन। एक बच्चा बोलेगा सर तीन क्यों, बहुत सारी निकल रही है। अब मैंने बोला पैरेलल पाइप की कितनी एजेस निकल रही है, वो गधा डायगोनल भी बना रहा है क्योंकि वो गधा है, उसको फर्क ही नहीं पता डायगोनल और एजेस में क्या अंतर होता है एक फोटो की। अगेन क्योंकि वो डैचू है ना। तो ये इस पॉइंट से निकलने वाली कितनी एजेस है इस पैरेलल पाइप की, तीन ही है, एक दो और ये तीन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कोई भी पॉइंट पैरेलल पाइप का होता है जिससे अपन कितनी एजेस निकालते हैं, तीन। तो उसी पॉइंट को पकड़ के उन तीनों एजेस के एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन करें, क्यू ए क्यू बी और क्यू सी वेक्टर मिल जाएगा हमेशा। उसका आधा करने पे हमें वो वेक्टर मिलेगा जो उस क्यू पॉइंट को उस पैरेलल पाइप के सेंटर से ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा। तो इसको हम एक नाम से और बुला सकते हैं, ये सारे वेक्टर क्यू से ऑपरेट हो रहे हैं, दिख रहा है। ये टेल और ये हेड है, ये टेल और ये हेड है, और ये अगेन टेल और ये हेड है। हम कह सकते हैं ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब इनका इनिशिएशन क्यू से ही हो रहा है। हम लोग यहाँ पर इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्यू ए क्यू बी प्लस क्यू सी लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, इट इज द सम ऑफ थ्री को इनिशियल वेक्टर्स जनरेटेड टू फॉर्म द थ्री एजेस ऑफ अ पैरेलल पाइप। खैर एनीवेज है ना, कोई बात नहीं। तो मैं फिर बोलूंगा, मैंने उस पर बॉक्स भी नहीं बनाया तो मैं उसको बोलूंगा भी नहीं याद करने के लिए, मैं तो उसको क्रॉस लगा रहा हूँ। मैंने ये बोला है कोई जनरल पॉइंट होगा वही पूछा जाएगा, ओरिजिन हर बार आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा आखिरी पॉइंट, आखिरी एक सिंपल सी चीज, वही अपोजिट एजेस। इसके अपोजिट कौन सी एज है, बी के अपोजिट, हाँ सी जी।
अब CG का मिड पॉइंट निकालो जरा, क्या होगा? A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर बाई 2, ये होगा। और इसका मिड पॉइंट बताओ, A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर बाई 2, यही होगा ये मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा? अब जरा इसको इससे ज्वाइन करो और उसका मिड पॉइंट देखो क्या हो, इन दोनों का मिड पॉइंट। दिस प्लस दिस बाई 2 करेंगे, जरा दिस प्लस दिस करो तो A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 4। और ऊपर क्या आ गया? 2A 2B 2C, एक 2 2 कट गया, फिर से देखो वही आंसर आ गया। यानी कि इसमें भी वो प्रॉपर्टी जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किसके लिए पढ़ी थी, टेट्राहेड्रॉन होल्ड करेगी, जो अपोजिट एजेस है उसके अगर मिड पॉइंट्स को क्या करें, ज्वाइन, वो सारे के सारे एजेस जो है वो मिड पॉइंट उनका कहाँ मिलेगा, सेंटर। इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, इसका सामने वाला ये एज ये होगा। बट इस केस में ये स्क्यू नहीं है, इस केस में ये पैरेलल है। टेट्राहेड्रॉन में ये स्क्यू थे, जबकि पैरेललोपाइड में यार पैरेलल। नहीं समझ में आया होगा? तो ये मैं लिखाता हूँ, पहले तो तुम फोटो जो बना रखा है वो पूरा बना लो। होमवर्क क्या रहेगा अगले टाइम के लिए, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बेल बजने वाली थोड़ी देर में। रेस नंबर 21 आज हुआ था, 22 करे। जिन लोगों ने ईमानदारी से शीट्स नहीं करी है ना, वो बेतुके सवाल पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। आज एक क्वेश्चन एमओडी की शीट का एज इट इज था, जिसमें फंक्शन को एफ डैश एफ डबल डैश निकाल के डिटरमाइन करते हैं। वो लोग कृपया करके या तो रेस कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें सॉल्व, और जहां अटके वहां पे उसका सॉल्यूशन रेफर करें ना, क्योंकि मैं ऐसे बेतुके सवाल नहीं बताने वाला। एनसीईआरटी जिनके पास वेक्टर है, शायद 10 चैप्टर है वेक्टर एनसीईआरटी, तो 10.2 10.1 मतलब काम की एक्सरसाइज नहीं है हमारे लिए, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो जो भी हमारा वेक्टर का एनसीईआरटी में चैप्टर है, मेरे को जहां तक ध्यान है 10 चैप्टर है, तो हम 10.2 एक्सरसाइज वेक्टर की कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा मैट्रिसेस का तो पूरा हो चुका है, तो फिर ये ठीक है मेरे हिसाब से ना, क्योंकि और कुछ देने का, अगर दे भी देंगे तो भी करेंगे नहीं हम लोग, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ 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 आ रहा है ना। तो पहले एक बार मैंने क्लास नहीं ली थी, फिर 2 दिन की छुट्टी आ गई थी बीच में, फिर मैंने 15 सवाल दिए थे किसी चैप्टर के, फिर मैंने अगले दिन आके जब डिस्कस किए थे तो नहीं हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे आके सुना दिया था कि जो लोग 15 क्वेश्चन नहीं कर सकते 3 दिन में, वो कहाँ से साले आईटी क्लियर करेंगे। तो लोगों ने वो वीडियो बना करके डाल दिया था। तो क्या फायदा है ना, मेरा क्या जा रहा है, तुम्हारा करियर तो तुम जानो, मेरा क्या जा रहा है भैया, मेरे को सिलेबस खत्म कराना, मैं करा दूंगा। मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। जो लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है, जिन लोगों को अंधकार में जीने की आदत पड़ चुकी है, जिनको गलत तरीके से अपनी जिंदगी चलाने की आदत पड़ चुकी है, ऐसे फर्जी बच्चे बैठे हैं इस बैच में। मेरे पास 3 बैच है 12th में, 2 बैच के अंदर कोई चाचू नहीं करता, इतने तमीज से बैठ के इतनी इज्जत से पढ़ते हैं वो लोग, इतना रेस्पेक्टफुली पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते, है ना। ये वो एक मात्र बैच है जिसके अंदर जिस बच्चे को उसकी औकात बता दी जाए कि तू पढ़ नहीं रहा है, पढ़ ले उसके भले के लिए, वो बच्चा दिखाने लग जाता है अपना एटीट्यूड। मतलब बात करेंगे 8-10 साल बाद तेरे एटीट्यूड की, है ना, तब पता चलेगा कहाँ पर है। अभी तो पेरेंट्स के पैसे पे ऐश कर लो आराम से बैठ के, अपने आप पता चलेगा बेटा। जब ठोकर खाता ना इंसान, कुछ लोग ठोकर खा करके ही सुधरते हैं। जिस बच्चे के अंदर ईगो आ जाए ना, जिस बच्चे के अंदर ईगो आ जाए, निश्चित तौर से मान के चलो खत्म हो चुका है। ठीक है, फोटो बाद में बनाना, एक नोट लिख लो पहले, फोटो के लिए जितनी जगह चाहिए वो छोड़ दो। 4 डायगनल्स, अब मैंने यहाँ पर 4 डायगनल वर्ड इस्तेमाल किया है, कौन से डायगनल की बात करो, अब बोल चुका हूँ मैं, है ना। 4 डायगनल्स ऑफ एनी पैरेललोपाइड, 4 डायगनल्स ऑफ एनी पैरेललोपाइड, 4 diagonals of any parallelepiped, and the join of the midpoint of, and the join of the midpoint of, and the join of the midpoint of each pair of opposite edges, and the join of the midpoint of each pair of opposite edges are concurrent, are concurrent, and and are concurrent, are concurrent, and
are bisected at the point of concurrence, at the point of concurrency, are bisected at the point of concurrency, known as the center of the parallelepiped, known as the center of the parallelepiped, known as the center of the parallelepiped. इसी के नीचे, नोट के जस्ट नीचे क्वेश्चन लिखेंगे एक भर के लिए. क्वेश्चन ऐसे है, द सेंटर ऑफ द parallelepiped formed by, क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द parallelepiped formed by PA वेक्टर. देखिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई है ना, वो लोग ये सवाल इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का है. जिनको ये वाला पॉइंट यहाँ से समझ में आया कि हमें वो जरूरी नहीं ओरिजिन दिया जाएगा, वो लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को कर लेंगे. द सेंटर ऑफ द parallelepiped formed by PA वेक्टर which is I cap plus 2j cap plus 2k cap, comma PB वेक्टर is equal to 4I cap minus 3j cap plus k cap. PC वेक्टर 3I cap plus 5j cap minus k cap. The center of the parallelepiped formed by PA, PB and PC is given by PV position vector 7, 6, 2 is given by 7, 6, 2. Then find the position vector. Then find the position vector of the point P. कुछ लोगों को समझ में आ गया, हो गया है ना, जिन लोगों ने ध्यान से मेरी बात को सुना होगा. तो ये हमारा क्लास खत्म होता है आज के लिए, इतना ही. दी एंड ऑफ दैट.